ये क्या, मेरे बदन पर तो एक भी कपड़ा नहीं और बेडशीट भी खून से लाल हो चुकी है। खुद को ऐसी खौफनाक कंडीशन में देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई और मेरी बेडशीट पर फैला वो खून किसी जख्म या घाव का नहीं बल्कि उस चीज के छिन जाने का था जो एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे कीमती गहना होता है। लेकिन अगले ही पल जब मुझे बाथरूम में किसी के शावर लेने की आवाज आई तो मेरी जान में जान आई। दरअसल कल रात मैं नशे की हालत में इस कमरे में ऋषि के साथ थी और आज हमारी शादी होनी थी। कल हमारी बैचलर पार्टी थी और शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मेरी बहन कनिका मुझे इस कमरे में छोड़ गई। रात में मेरे और ऋषि के बीच क्या हुआ वो तो मुझे याद नहीं, पर कमरे की हालत देखकर मैं शर्म से लाल हुए जा रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई और मैंने ऋषि से दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर शायद शावर की आवाज में उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने खुद को एक कंबल से ढका और दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही मेरे सामने खड़े शख्स को देखकर मेरा सर चकरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे पर मेरा मंगेतर ऋषि और मेरी पूरी फैमिली खड़ी थी। ऋषि को वहाँ देखकर मेरे मुंह से निकला, तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है? ये सुनते ही ऋषि का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, शट अप यू कैरेक्टरलेस वुमन, आज हमारी शादी है और तुमने एक रात पहले किसी और के साथ ही अपना मुंह काला कर लिया। एक दिन भी सब्र नहीं कर पाई। अच्छा हुआ जो मुझे तेरा सच अभी ही पता चल गया। अब हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने ऋषि से गिड़गिड़ाते हुए रुकने की मिन्नतें की, लेकिन वो गुलदस्ता फेंक कर वहाँ से निकल गया। मैं किसी भी हाल में ऋषि को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाए और उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वो नहीं रुका। एक ही रात में मेरी हंसती खेलती दुनिया लुट चुकी थी और मैं खुद को संभालते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंची। लेकिन वहाँ मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी की दशा ही पलट दी। घर पहुँचते ही मेरे पापा शेखर सिन्हा ने मेरे ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, बेशर्म लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे खानदान का नाम डुबाते हुए? यहाँ वापस लौट कर आने से तो अच्छा होता कि तुम कहीं डूब के मर जाती। अपने पापा के मुंह से ये सब सुन के मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया और इस उम्मीद में कि शायद वो मेरी बात समझेंगे मैंने कहा, पापा मेरी बात तो सुनिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरा इतना कहते ही और भड़क गए और फिर मुझे सुनाते हुए कहने लगे, क्या तुम्हारी गलती नहीं है? अरे शादी से एक रात पहले तुमने अपने मंगेतर की जगह किसी अनजान इंसान के साथ रात बिता ली और तुम कहती हो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पास ही खड़ी मेरी सौतेली बहन ने पापा को समझाते हुए शांत रहने के लिए कहा और बोली, पापा प्लीज आप अपना गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए। मुझे यकीन है नव्या कल रात हुए हादसे को एक्सप्लेन कर सकती है। और ये कहते हुए जब कनिका ने पापा को पानी का ग्लास पकड़ाया तो उस पे मेरी सौतेली माँ शिखा भड़क गई और उन्होंने कनिका पर चिल्लाते हुए कहा, तू चुप कर कनिका, तेरे पापा सही बोल रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे तो हमेशा से पता था कि ये नव्या जवान होने के बाद कभी एक शरीफ और खानदानी लड़की नहीं बनने वाली। मेरी सौतेली माँ तो जैसे ऐसे ही मौके की तलाश में थी। उन्होंने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया और पापा के गुस्से को हवा देने लगी। मेरी सौतेली माँ ने अपनी बातों से पापा के मन में मेरे लिए इतना जहर भर दिया कि फिर पापा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे कोई भी बेटी कभी भी सहन नहीं कर सकती। पापा ने मुझे अल्टीमेटम देते हुए कहा, आज अभी इसी वक्त से तुम मेरी बेटी नहीं रही, ना ही इस परिवार का हिस्सा, इसलिए अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी, पर मुझे संभालने या सहारा देने के बजाय मेरी सौतेली बहन कनिका और मेरी माँ के चेहरे पर जो खुशी आई उसे देखकर मैं दंग थी। एक रात पहले तक मैं ऋषि के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजा रही थी और आज इस घर से मेरे पापा मुझे डोली में बिठाकर विदा करते, पर न जाने मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई और मुझे अपने घर से इन हालातों में जाना पड़ा। अपने परिवार और ऋषि की नजरों में गिराने वाला कौन था वो मेरा दुश्मन? अपने घर से बिना किसी सहारे के निकाले जाने के बाद क्या हुआ मेरे साथ? कौन था वो अजनबी जिसके साथ बिताई एक रात में मेरी जिंदगी तबाह कर दी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए मेरी आगे की कहानी। पापा और ऋषि के इस तरह से साथ छोड़ देने के बाद मैं लंदन चली गई और 5 साल पल झपकते ही गुजर गए। इन 5 सालों में मेरे परिवार से किसी ने कभी मुझे कांटेक्ट करके मेरा हाल जानने की कोई कोशिश नहीं की और मैं भी अपनी इस नई जिंदगी से आगे बढ़ गई थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर नाम देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ।
ये मेरे पापा का फोन था, जिन्होंने आज पूरे 5 साल बाद मुझे कांटेक्ट किया था। अचानक आई इस फोन कॉल से मैं सकते में आ गई, लेकिन उन्होंने फौरन मुझे इंडिया घर आने को कहा। ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा हैरानी हुई। 5 सालों तक किसी को ना मेरी याद आई, ना किसी ने ये जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा भी हूँ या। पापा के फोन से मुझे खुशी से ज्यादा शक हुआ, लेकिन फिर उन्होंने वापस बुलाने की जो वजह बताई, उसे सुनकर मैंने फौरन ही इंडिया वापसी के 2 टिकट्स ले लिए, एक अपने लिए और एक मेरा 4 साल का बेटा आरव ही बीते 5 सालों में मेरे जीने की वजह था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर आरव ने एक्साइटेड होते हुए मुझसे कहा, मॉम प्लीज हरी अप, वरना प्लेन हम दोनों को छोड़ के चला जाएगा। उसकी इस मासूमियत पर मैंने भी उसे चिढ़ाते हुए पूछा, तो क्या हो जाएगा, हम पैदल चल लेंगे चंडीगढ़, बस कुछ 1000 किलोमीटर ही तो है। आप सोच रहे होंगे कि आरव मेरी लाइफ में कैसे आ गया। 5 साल पहले जैसे ही मैं देश छोड़ के निकली तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तब बहुत सोचने के बाद मैंने अपने बेटे आरव को जन्म देने का फैसला किया। मेरे बेटे को उसके बाप का नाम अब तक नहीं पता था, क्योंकि उस रात होटल के कमरे में मेरे साथ कौन था इस बात का पता मुझे आज तक नहीं चला था। लेकिन ये सब कुछ जल्दी ही बदलने वाला था। जिस वक्त मेरी और आरव की बात चल रही थी, उसी वक्त वहाँ एक अमीर बिजनेसमैन और उसका असिस्टेंट भी आ पहुँचे, और तब मेरे हाथ में बिजनेस क्लास की 2 टिकटें देखकर उस आदमी ने मुझे टॉन्ट करते हुए कहा, सीरियसली, बच्चे के लिए भी बिजनेस क्लास का टिकट? ये प्लेन है या किंडरगार्टन? फिर उस आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, इनकी टिकट वापस करवाओ, इतनी महंगी टिकट लेकर भी बच्चों का शोर नहीं सुन सकता मैं। एक अजनबी के मुंह से ऐसी बेहुदा बात सुनकर मेरा खून खौल गया, और मैंने उसे कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा वेल बिहेव्ड है। वो आदमी इसके बाद भी मेरे आरव को उल्टा सीधा कहता रहा, और तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उसे वार्न करते हुए कहा, वॉच योर टोन विथ माई चाइल्ड। मेरे ये कहते ही वो अजनबी मेरे करीब आकर बहस करने लगा, और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं इस इंसान और इस एहसास को पहचानती हूँ, जैसे हम पहले भी कभी मिले हैं। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी आरव ने अविनाश के हाथ पर ठीक वैसा ही बर्थ मार्क देखा जो उसके हाथ पर भी था, और वो जोर से बोला, डैडी। आरव के मुंह से ये शब्द मैंने पहली बार सुना था, और ये सुनते ही मेरे साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। खुद को इस एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए मैंने आरव को डांटते हुए कहा, आरव बेटा, क्या मजाक है ये? और तब आरव ने उस आदमी के हाथ की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, मजाक नहीं, ये सच है मॉम, आप उनके लेफ्ट हैंड को देखो, मेरे जैसा ही बर्थ मार्क है। आरव के इतना कहते ही मेरी और उस शख्स की नजर उस बर्थ मार्क पर गई, जिसे देखकर हम दोनों ही सोच में पड़ गए। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उस आदमी ने अपनी घटिया सोच एक बार फिर जाहिर करते हुए कहा, वाह, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है तुमने। कहीं तुम फिल्मों में तो काम नहीं करती? लेकिन अफसोस कि तुम्हारी ये ओवर एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि तुम कोई पहली औरत नहीं हो जिसने मेरे पास अपना बच्चा भेज दिया हो, जिसने मुझे पापा बोल के पटाने की कोशिश की हो ताकि उसको मेरी दौलत मिल सके। अपने बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर मैंने अपना आपा खो दिया, और उसके मुंह पर पानी की पूरी बोतल पलट दी, और उसे खुद से और अपने बेटे से दूर रहने को कहा। पर वो शख्स काफी जिद्दी और बेशर्म टाइप का था। अपनी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद उसने अपने असिस्टेंट को हमारी ही फ्लाइट में टिकट बुक करने का ऑर्डर कर दिया। क्या ये सफर लेने वाला था कोई नया मोड़? आखिर क्यों एक अनजान को आरव ने कह दिया था पापा? क्या आरव और उस इंसान के हाथ का वो सेम बर्थ मार्क था एक इत्तेफाक? और कौन है ये रईस बिजनेसमैन जिसकी मेरी लाइफ में एंट्री होते ही मच गई थी उथल पुथल। मेरी जिंदगी की कहानी में अभी ना जाने और कितने मोड़ आने वाले थे, लेकिन इंडिया लैंड करते ही मुझे एक और झटका लगा। क्या था वो झटका? वो जानिए अब आगे। कुछ ही घंटों में मैं अपने बेटे के साथ अपने देश वापस आ चुकी थी, और एयरपोर्ट से बाहर आते ही कनिका और ऋषि की शादी की खबर मुझ पर बिजली की तरह गिरी। वो दोनों बाहों में बाहें डाले मेरे सामने खड़े थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैंने हैरानी से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? लेकिन मेरी बातों की परवाह न करते हुए ऋषि ने मुझ पे तंज कसते हुए कहा, बिना शादी के बच्चा पैदा करके इंडिया लौट आई? छी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कैरेक्टरलेस लड़की हो नव्या। इतने साल बाद भी ऋषि के मन से मेरे लिए गुस्सा गया नहीं था, लेकिन अब मैं वो 5 साल पहले वाली नव्या नहीं थी। मैंने ऋषि पर चिल्लाते हुए कहा, शट योर माउथ ऋषि, अगर मेरे और मेरे बच्चे के बारे में तुमने एक भी शब्द और बुरा बोला ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर ऋषि ने भी गुस्से में जवाब दिया और कहा,
यू शट योर माउथ नव्या, तुम्हारी शादी मुझसे तय थी, लेकिन उससे पहले ही तुमने किसी और के साथ अपना मुंह काला कर लिया और फिर अकेली लंदन चली गई, जहाँ से बिना शादी के एक बच्चे के साथ लौटी हो और उल्टा मुझे नसीहत दे रही हो। ऋषि की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बच्चे का पिता कौन है। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ऋषि ने कनिका से कहा कि वो गाड़ी के पास इंतजार कर रहा है और हम वहाँ चले जाएं। और ऋषि के वहाँ से जाते ही मेरी सौतेली बहन अपने असली रंग में आ गई। कनिका मेरे पास आई और मक्कारी भरी आवाज में बोली, यू नो दी, मुझे सच में तुम्हारी हालत देखकर बुरा लग रहा है। वैसे उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये पता है? आई नो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है, लेकिन मुझे पता है। और हाँ, और एक बात पता है, पापा ने तुम्हें इंडिया क्यों बुलाया है? तुम्हें ये भी नहीं पता ना, लेकिन मुझे पता है। और इसके बाद कनिका ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मैं वहीं चक्कर खाकर गिर गई। आखिर कनिका ने मुझसे ऐसा क्या कहा था कि मैं चक्कर खाकर गिर गई थी? आखिर उस रात कमरे में मेरे साथ कौन था? आखिर कनिका ऋषि से शादी क्यों करना चाहती है? आखिर पापा ने मुझे इंडिया क्यों वापस बुलाया है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करके सुनिए ये जबरदस्त ऑडियो सीरीज। एयरपोर्ट पर कनिका ऋषि की शादी की खबर सुनकर मुझे धक्का तो जरूर लगा था, पर मैं अब कर भी क्या सकती थी? आखिर 5 साल बाद मैं अपने देश, अपने घर वापस आई थी, तो घर वालों से बिना मिले वापस कैसे लौट सकती थी? सो मैं और आरव मेरे पापा के घर की तरफ चल पड़े। घर के सामने पहुंचकर आरव ने हैरानी से कहा, वाओ, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। मम्मा, हम यहाँ पहले आए हैं? मैंने अपने घर की तरफ देखा। ये बिल्डिंग मेरा घर था, वो घर जहाँ से मेरे पापा ने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। उसके बाद से लेकर आज तक उन्होंने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। आज मेरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मैंने आरव को लेकर जैसे ही अंदर कदम रखा, लोगों की नजरें मुझ पर टिक गई। किसी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे ये तो शेखर जी की बड़ी बेटी है ना? उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कुछ याद करते हुए कहा, वही लड़की है ना जो घर से भाग गई थी? तीसरे आदमी ने मुझ पर टॉन्ट करते हुए कहा, ओए हीरोइन, इस बच्चे को कहाँ से लेकर आ गई? तभी वहाँ कनिका स्टाइल से चलकर आई और हंसते हुए बोली, अरे सब लोग कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, बेटी को तो ले आई हो साथ, इसका बाप कहाँ है और कौन है ये भी तो बताओ। ओह, या फिर उस रात की तरह तुमने अनजान लोगों के साथ इतनी रातें बिताई हैं जिसकी वजह से तुम्हें अब अपने बच्चे के बाप का नाम ही नहीं पता। अपनी बहन के मुंह से ये सब सुनकर मैं वहाँ आने के अपने फैसले पर पछताती रही थी। तभी वहीं एक और आवाज आई। ये कोई और नहीं, मेरे पापा शेखर सिन्हा थे। मैं पूरे 5 साल बाद उन्हें देख रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाने के बजाय मुझ पर बरसते हुए कहा, इस नाजायज को यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नव्या? अभी के अभी अपनी इस पाप की गठरी को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। नाजायज, ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ 100 सुइयां मेरे सीने में चुभा दी हो। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए उस इंसान की तरफ देखा जिसने मेरे बच्चे को नाजायज कहा। वो इंसान कोई और नहीं, मेरे खुद के सगे बाप मिस्टर शेखर सिन्हा थे। अपने बेटे आरव के लिए बोली गई ऐसी घिनौनी बातें जब मेरे कानों में पड़ी, उस वक्त मैं उन सबके सामने वो सच रखना चाहती थी जो सच मैं 5 साल पहले अपने डैड को बताना चाहती थी। अगर वो सच मेरे डैड को पता होता तो आज ना तो कनिका और ऋषि की एंगेजमेंट हो रही होती, ना ही समाज के लोग मेरे और मेरे आरव के ऊपर उंगलियां उठा रहे होते। मैं बेइज्जती के घूंट पीकर आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक डैड ने मेरा हाथ खींचा और मुझसे कहने लगे कि नव्या, तुम्हें इस पार्टी में इसलिए इनवाइट किया क्योंकि तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, और ये लड़का, इसे मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। मैं तुम्हारी इस पाप की गठरी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझी? मेरी इज्जत का तमाशा बनाते हुए एक बार भी नहीं सोचा? इस लड़के की वजह से लोग न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। तुमने क्या सोचकर इसे जन्म दिया? कौन है इस नाजायज का बाप? तभी भीड़ में एक रौबदार आवाज गूंज उठी, मैं हूँ इस बच्चे का पिता और ये है मेरा बेटा आरव। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने एक महंगी कार से उतरते हुए शहर का सबसे रईस और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट खड़ा था। आरव दौड़ते हुए उसके पास गया और उसने पार्टी में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आगे से मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने से पहले 10 बार सोच लेना कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। उस अजनबी की बात से वहाँ खड़े सब डर गए थे। उसके पावर और पैसे से सब वाकिफ थे। मेरी तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये वही शख्स था जो थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर मुझसे और मेरे बच्चे से बदतमीजी कर रहा था और आरव के उसे पापा कहने पर भड़क गया था, पर अब खुद ही आरव को अपना बेटा कह रहा था। आखिर कौन था ये अमीर बिजनेसमैन और क्यों आरव को कह रहा था अपना बेटा? पापा ने मुझे क्यों बुलाया था वापस?
5 साल पहले उस होटल के कमरे में कौन था वो शख्स? कौन है मेरे बेटे आरव का पापा? आखिर मेरी बहन कनिका क्या जानती है 5 साल पहले की उस रात के बारे में? क्यों ऋषि मेरी सौतेली बहन कनिका से कर रहा था शादी, और अब किस तरफ करवट लेने वाली थी मेरी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये कहानी